अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की पास पेपर सीरीज़ के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और 7 पेपर 2026 के पहले हो चुके हैं और ये पेपर नंबर जो है 162 के बाद ये 8वां पेपर है आज 2025 के पास पेपर्स का। और पेपर नंबर 170 है, आप इसको इम्तियाज शाहिद की बुक में ढूंढ सकते हैं। और ये पेपर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा क्या करते हैं कि अपने पैसे ज़ाय करते हैं सेशंस के अंदर। और सेशंस वाले आपको एक चूरन बेचते हैं, वो आप लोगों को ज्योग्राफी या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जनरल नॉलेज जिसकी आपको समझ नहीं होती। और फिर वो 2-3 महीने 1 महीना तो उसी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, और बाद में जब ये पीक वाले पे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसा कि जनरल साइंस एवरीडे साइंस है या पाकिस्तान अफेयर्स है, तो इस पर वो बहुत कम टाइम सर्व करते हैं, या टाइम सर्व भी करते हैं तो वो इतना नहीं देते। आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेन बात करने की मुद्दा ये है कि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना काफ़ी नहीं है और सिर्फ पास पेपर्स पढ़ना काफ़ी नहीं है। जितना आप दौर जितना तेज़ी से बदल चुका है, वन पेपर जितना तेज़ी से बदल चुका है, 40 to 50% वो यहाँ से देता है और 50% वो सब्जेक्ट वाइज उठाता है। तो आप अगर सिर्फ पास पेपर्स पढ़ते रह जाएंगे तो भी आप पीछे रह जाएंगे, और अगर सब्जेक्ट वाइज खाली सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहेंगे फिर भी आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, और जिस जिस सेशन के अंदर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें मिल रही हो आप लोग वही सेशन ज्वाइन कीजिए। और आप लोग सिर्फ फीस भर देते हैं, सेशंस भी आप लोग पूरे पूरे नहीं ज्वाइन करते हैं, ये भी आप लोगों की एक बहुत बुरी आदत है। अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ फ्री में, लेकिन बहुत कम 7 व्यूज़ होते हैं, 8 व्यूज़ होते हैं, 10 व्यूज़ मैक्सिमम 16 व्यूज़ आ जाते हैं। और उसमें भी जो एवरेज व्यू टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 मिनट होता है, 2 मिनट के, हालांकि 15 मिनट की, सॉरी, कम से कम जो वीडियो होती है वो 16 मिनट से 20 मिनट की वीडियो होती है कम से कम। मुझे व्यूज से और टाइम ड्यूरेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ इसको अपनी तैयारी के लिए बना रहा हूँ। और मेरी भी तैयारी हो रही है, और मैं जिस तरह से मैं एमसीक्यूज पढ़ता हूँ, मैंने एक जॉब क्रैक की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे 5 से 6 टेस्ट भी क्लियर है, 2 से 3 इंटरव्यूज भी दे चुका हूँ। तो टेक्निक आप लोगों को बताना मकसद है कि अगर आप लोग सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, और अगर आपने पास पेपर्स पढ़ने हैं तो अपने पास पेपर्स किस तरह से पढ़ने हैं। आपने एक सवाल, जैसे जहाँ पे सवाल नंबर 1 है, तो आपने हर सवाल को जब भी आप पास पेपर पढ़ रहे हो तो आपने मुख्तलिफ एंगल से देखना है कि अच्छा ये स्टेटमेंट इसने दी हुई है, अगली बार वो इसको चेंज करेगा, या अगली बार अगर देगा तो इसको किस तरह वो एग्जामिनर इसको किस किस एंगल में पूछ सकता है। बस आप लोगों ने सिर्फ ये कर लेना, और जिस दिन आपने इस तरह से पढ़ना शुरू कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके टेस्ट जो हैं 40 नंबर अगर आपके नहीं आ रहे तो आना शुरू हो जाएंगे। आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव है और हमने खुद भी अप्लाई किया हुआ है। तो शुरू करते हैं जी पेपर को बगैर किसी और बात किए। तो पहला सवाल उसने दिया है जी, अच्छा आप गौर कीजिएगा कि बुक की हेडिंग क्या है जी, जनरल नॉलेज, ठीक है जी। और पहला क्वेश्चन किसका है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनएलपी। एनएलपी आपने जनरल नॉलेज में कब सुना। तो आप लोग देखिए कि हेडिंग है जी जनरल नॉलेज की और क्वेश्चन है जी कंप्यूटर का। लेकिन खैर हम पढ़ते हैं, और समझने वाले समझ गए होंगे कि क्या मसला है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनएलपी इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर एनएलपी क्या है। एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है कि चैट जीपीटी को जब हम कोई मसला बताते हैं कि चैट जीपीटी मुझे जुकाम है, चैट जीपीटी मैंने वीडियो बनानी है, चैट जीपीटी मैंने ये करना है, मुझे इसका हल बताओ, मुझे ये फिलानी चीज़ करनी है, मुझे इसका हल बताओ, तो वो आपको आंसर देता है, ठीक है। और ह्यूमन लाइक देता है, जिस तरह हम मैसेज करते हैं ना किसी को, तो उसी मैसेज लैंग्वेज में हमसे बात करता है और हमारे जो प्रॉब्लम्स उनको अंडरस्टैंड करके जवाब जनरेट करता है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है। तो वो इसी प्रोसेसिंग की वजह से करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से करता है जी। तो अगली बार वो इस तरह कर सकता है कि कोई अगर उसने पेपर टफ बनाने का उसका इरादा हुआ तो वो ये कर देगा कि हाउ चैट जीपीटी अंडरस्टैंड, या बाय विच प्रोसेसिंग चैट जीपीटी अंडरस्टैंड्स एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। तो इसका जवाब हो जाएगा जी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके दो एंगल बनते हैं, इस तरह भी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनएलपी, या हाउ चैट जीपीटी अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। तो ये इस तरह से बन सकता है जी। अगला क्वेश्चन उसने पूछा जी, ओरियन एंड स्टडी ऑफ, सॉरी, ओरियन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। जब भी वर्ड्स के ओरियन और हिस्ट्री की बात होगी तो ETY होगा जी, एटीमोलॉजी होगा। जिससे मिलता जुलता एक और वर्ड भी है, वो अगर कभी आप सामने आए तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर याद आ गया तो। अच्छा, फोनोलॉजी होता है जी साउंड्स की स्टडी। और सीमेन सिमेंटिक्स होता है जी लैंग्वेजेस की स्टडी को कहते हैं जी। अब आगे बढ़ते हैं, मेटा ये ने सब कुछ कर दिया जी बिजनेस के लिए। आपको AI ड्राइवन रिकमेंडेशंस भी देता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी देता है, और एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। जो ऑल ऑफ दीज है जी, मेटा AI सब कुछ करता है बिजनेस के अंदर। चैट जीपीटी जो है कौन से मॉडल और आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया, तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है जी। इसको
हु इज केतनजी ब्राउन जैक्सन। अच्छा, यूएसए के अंदर ब्लैक, स्याह फार्म और वाइट फार्म जो है, स्याह फार्म और सफेद फार्म की जो जंग है हमेशा से चलती आ रही है। ये दो रेसेस हैं, नस्लें हैं जिनके खिलाफ आपस में जंग है। वाइट वाले इनको ब्लैक वालों को शूदर समझते हैं और इनको अपने पास बिठाना या इनको ओहदा देना अच्छा नहीं समझते। यूएसए जैसे मुल्क में भी ये चीजें होती हैं, नस्ली तासुब होता है। तो केतानजी ब्राउन जैक्सन जो थे वो पहले ब्लैक जज थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, डीप लर्निंग का। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन आया जी चैट जीपीटी का, आप लोग देख लीजिए, जनरल नॉलेज का ये पोर्शन है और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है किसका, जनरल नॉलेज का। डीप लर्निंग कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस एक बिगनर के लिए, या जो एक बंदा नया है या मेरे जैसा है, हम समझ लीजिए कि मेरे जैसा भी है जिसको आता जाता कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी। अब डीप लर्निंग, मशीन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओरियन एंड, अच्छा ये तो ठीक है, ये वाला दूसरा भी चलो मैं इस हद तक मान लेता हूँ कि जनरल नॉलेज का है। लेकिन ये मेटा एआई, चैट जीपीटी, ये क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्यूटर सेक्शन के अंदर होने चाहिए थे। लेकिन इसने, सॉरी, लेकिन ये कहाँ पे आए हुए हैं जी, जनरल नॉलेज के अंदर आए हुए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। डीप लर्निंग अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीप लर्निंग जो है इमेज रिकग्निशन के लिए भी होती है। डीप लर्निंग यही होती है चैट जीपीटी के अंदर, डीप लर्निंग का ऑप्शन होता है, डीप थिंकिंग का ऑप्शन होता है जी। तो इनके अंदर डीप लर्निंग मॉडल डाले जाते हैं जी। तो डीप लर्निंग का मकसद होता है जी इमेज रिकग्निशन करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करना, स्पीच रिकग्निशन करना, ऑल ऑफ दिस, यही सब कुछ होता है जी। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्विंग मशीन। जो प्रैक्टिकल स्विंग मशीन थी जी वो अब क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट पे गौर कीजिए कि उसने पूछा है फर्स्ट प्रैक्टिकल स्विंग मशीन। अगर वो फर्स्ट स्विंग मशीन देता तो ब्रेसले थिमिनोरा हम कह सकते थे, या थॉमस एक थे, उन्होंने भी 1790 में कुछ की, एक उन्होंने एक खाका दिया था, फिर ब्रेथले थिमिनोरा ने भी जो है स्विंग मशीन जैसी कोई चीज बनाई थी। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्विंग मशीन है हमारे पास वो इलियास हुई ने ही बनाई थी। और आपके पास इन्वेंटेड का ऑप्शन आ जाए ना कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्विंग मशीन, तो आप इलियास हुई ही टिक करेंगे जी। 1846 में इन्होंने सिलाई मशीन का जो है वो इन्वेंट की थी इन्होंने, सिलाई मशीन। अगला क्वेश्चन है जी ताजमहल का। सबसे पहले तो ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल है आगरा के अंदर। और आगरा कहाँ पे है जी? इंडिया के अंदर है। और इसको किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने। कब बिल्ड किया था? 1632 से 1653 के दरमियान। इसमें क्या हुआ था जी? इसमें हुआ था जी स्टोन कैंसर हुआ था जी। और स्टोन कैंसर क्यों हुआ था? क्योंकि एसिड रेन हुई थी। और एसिड रेन किस वजह से हुई थी? एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि ताजमहल को किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ पे है, किस मुल्क में है, किस टेन्योर के अंदर बनाया गया, कौन से बादशाह ने बनाया। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। द पर्शियन न्यू ईयर। अच्छा, ये सवाल हमेशा ऐसे का ऐसे ही आता है। जब भी आप ने अगर पास पेपर्स देखे हों तो पास पेपर्स में ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आता है। मैंने भी एक दो बार, मेरे ख्याल से मेरे एक दो बार पेपर में आया है मेरे सामने, एक या दो बार, मैं बड़ी मुश्किल से शायद एक बार ही आया हो, तो ऐसा ही था, सेम इट इज ही था कि पर्शियन न्यू ईयर को क्या कहते हैं जी? नौरोज ही कहते हैं जी। 20 विच मूवी वन द ऑस्कर ऑफ बेस्ट पिक्चर इन 2020। तो 2022 के अंदर जो इस मूवी ने ऑस्कर जीता था वो था कोडा। अब जब भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो ऐसे वैसे ऑस्कर वाले क्वेश्चंस बहुत कम वो देता है। लेकिन आप लोगों ने अपनी जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, तो मैंने सर्च किया था। तो 2026 का तो भी नहीं आएगा, 2025 ऑस्कर विनर मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी। अच्छा, 2025 में थी अनोरा। ये आप लोग इसकी बाकी डिटेल खुद देख लीजिएगा। और 2000 रियान कोलगर सिनर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए कि आप लोगों ने इस तरह से सर्च कर लेना है और आप लोगों ने जो भी जवाब है अपने अपने पास रजिस्टर के ऊपर उतार लेना है। तो 2022 के अंदर कोडा थी जी। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन एज ऑफ 2025। तो 2025 के वक्त 2025 में वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी जी? क्योंकि ये 2026 के पेपर हैं तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जी। 2026 में, सॉरी, 2025 में वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी? 8 बिलियन थी। और अब 2026 में जो है वो क्या है? 8.3 बिलियन है वर्ल्ड पॉपुलेशन। नहीं यकीन आता, आओ सर्च करके बताता हूँ। अच्छा, जब पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो अब वर्ल्ड में टॉप के ऊपर पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2026 आपके सामने ये जवाब हाजिर है। 8.3 बिलियन पीपल हैं। और टॉप, अच्छा जी, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में आपको यहाँ पे देख लेता हूँ जी। वर्ल्ड
मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जिसमें अब पॉपुलस का मोस्ट पॉपुलस का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा आबादी हो, तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर, पहले चाइना पहले था लेकिन इंडिया ने उसको क्रॉस कर दिया आबादी में। और अब चाइना दूसरे पे, यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे पे, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडोनेशिया है और फिर पाकिस्तान है जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर का। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है जी? रोहतास फोर्ट है जी, रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट के बारे में आइए जानते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय, और कहाँ पे है जी? रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय अफगान किंग शेर शाह सूरी ने रोहतास फोर्ट बनाया था जी 1541 से 1542 में। और जहलम के अंदर है जी रोहतास फोर्ट। और किसने इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था जी, क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनेस्को ने किया था। यूनेस्को कब बना? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस के अंदर, फ्रांस में। विच पाकिस्तानी पोएट वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? अदब के अंदर कौन से पाकिस्तानी शायर जो हैं जिनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो फैज अहमद फैज साहब थे। अच्छा, इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। और 1962 में इनको लीनन प्राइज मिला था सोवियत यूनियन की तरफ से। अच्छा, ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में भी जो कॉन्स्पिरेटर थे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, ये उनमें शामिल थे की एस्पेक्ट्स के अंदर, और इनको जेल भी हुई थी। और इन्होंने वहां से जिंदा नामा भी लिखा था। और इनका शेर भी पीपीएससी में वन पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। विच सिटी इन पंजाब है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना पाकिस्तान? तो फैसलाबाद के अंदर है जी। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे वर्ड आ जाए और सिटी आज पूछ ले पाकिस्तान के अंदर तो और पंजाब के अंदर, तो फैसलाबाद है जी, जहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इसको इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा जी सी पैक के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 का, जो आर्टिकल 10A है वो हमें फेयर ट्रायल का हक देता है हर इंसान को। What is the use of e-construction services portal to apply for building permits and track project approvals? जब भी आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको उसके लिए बिल्डिंग परमिट्स लेने पड़ते हैं, और इसके लिए हमें कौन कौन सी वेबसाइट से रब्ता कर सकते हैं, कौन से पोर्टल से जो है वो परमिट ले सकते हैं? तो उसके लिए है ई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पोर्टल जी। व्हाट इज द मोबाइल ऐप विच मोबाइल ऐप इज मोस्टली यूज्ड फॉर मनी ट्रांसफर इन पाकिस्तान? मनी ट्रांसफर के लिए जो सबसे ज्यादा ऐप यूज होती है वो इजी पैसा होती है जी। विच ऐप इज यूज फॉर बुकिंग रेलवे टिकट्स? तो पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है जी, वहां से आप लोग रेलवे के टिकट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। अच्छा जी, दस्तक ऐप का जो पर्पस है, उसने पूछा है कि मरियम की दस्तक ऐप के अंदर कौन, मतलब क्या पर्पस है उसका? तो उसमें यह है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो आपको डोर स्टेप पे डिलीवर की जाएगी। आप रब्ता करेंगे नुमाइंदे से, और नुमाइंदा आकर आपको जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आपको आपके डोर स्टेप पर आकर दे देगा। Which platform is commonly used in Pakistan for international remittances? इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के लिए, जो बाहर से सरमाया था उसके लिए वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल होता है जी। Which online platform is used to apply for a domicile certificate in पंजाब? पाकिस्तान के अंदर डोमिसाइल के लिए, और पंजाब में डोमिसाइल के अंदर अप्लाई के लिए ई खिदमत ऐप इस्तेमाल होता है जी। आप वहां से अपना डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ई पे पंजाब? ई पे पंजाब के साथ आप पंजाब के जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं या फीसेस होती हैं वो आप पे कर सकते हैं। When did the first economic war between Pakistan and India take place? इकोनॉमिक वार जो है वो 1948 के अंदर जो है वो हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, सिर्फ असासों के ऊपर। असासों की मुंतकली के हवाले से जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। और अभी तक आपने वो पढ़ा होगा कि 50 मिलियन इंडिया ने अभी भी हमारे देने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू पाकिस्तान? पाकिस्तान सबसे ज्यादा असला कहाँ से खरीदता है? चाइना से खरीदता है जी। Which government was signed between India and Pakistan to address the rehabilitation and protection of the refugees after partition? पार्टीशन के बाद लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, दिल्ली पैक्ट के। जो रेफ्यूजीज थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई उनको हिफाजत दी जाए, जो भी महाजरीन थे उनको उनकी हिफाजत के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट कायम किया गया था। अच्छा जी, फिर उसने पूछा है कि हाउ मेनी टोटल सीट्स? नेशनल असेंबली के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 336 हैं। सेनेट में 100 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है, उसमें सेनेट और नेशनल असेंबली दो मुकर्रमा है जी, हमारा दो ईवानी मुकर्रमा, ऐवान ज़ीरी और ऐवान बाला। ऐवान बाला जो है वो सेनेट है, और ऐवान ज़ीरी जो है वो नेशनल असेंबली है। और नेशनल असेंबली से जो है हमारा कौन मुंतखब होता है? वजीर आजम मुंतखब होता है। वजीर आजम को पर अदम इतमाद भी नेशनल असेंबली के अंदर लाया जा सकता है।
अच्छा जी, इसके अलावा हर सूबे के अंदर भी हर सूबे की अपनी असम्बली होती है। पंजाब की अपनी असम्बली, पंजाब असम्बली, केपी असम्बली, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। आगे बढ़ते हैं जी। और ये चारों असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और सेनेट, ये मिलकर किसका इंतखाब करते हैं? सदर का जी। आगे बढ़ते हैं जी। हु वाज द चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद जो पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे जी? इफ्तिखार हुसैन महमूद थे जी, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के आज़ादी के बाद। फिरोज खान नून का ऑप्शन दिया हुआ है जी, वो पाकिस्तान के सातवें जो है वो थे, पीएम थे जी पाकिस्तान के। और पहले जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के वो थे इफ्तिखार हुसैन महमूद। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब? अच्छा जी, सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द रीजंस द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब इन 1849, 1849 के अंदर किस वजह से जो है ब्रिटिश ने जो है एनेक्स किया था पंजाब को? तो ट्रेड रूट्स जो थे उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था जी। और वो यहाँ पे माल लूटने ही आए थे, वो यहाँ पे कोई और काम करने नहीं आए थे। वो यहाँ पे असासे बहुत ज्यादा थे। ये जो इंडिया था, सब कॉन्टिनेंट था, ये बहुत अमीर था। तो ठीक है जी, यहाँ पे जो बादशाह गुजरे हैं, मुगल पीरियड हो या दिल्ली सल्तनत हो, तो यहाँ पे बहुत बेशुमार दौलत थी, बेशुमार असासे थे। जब ब्रिटिश की नज़र यहाँ पे पड़ी तो फिर वो इसको लूटे बगैर नहीं रह सके जी। वो उनका काम ही लूट मार का था। और ये जितने भी अंग्रेज होते हैं, गोरे होते हैं, इनका काम यही है, लूटना बस। जहाँ पे भी इनको माल दिख जाता है तो ये फिर इनके मुंह से राल टपकती है और ये वहां पे पहुंच जाते हैं उसको एनेक्स करने के लिए। आप वेनेजुएला देख लीजिए या भी आप ईरान की जंग का क्या मकसद है? यही मकसद है कि जी क्या किया जाए वहां पे जो खार्क जजीरा है, जहाँ पे तेल के जो जखायर उनके ऊपर कब्जा किया जा सके। मेन मकसद यही है। अच्छा जी, प्रिंसली स्टेट्स का जो है मसला ये हुआ था कि उन 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया बन गए थे तो बहुत सारी जो है आज़ाद रियासतें थी। अब उनको ये कहा गया कि आप या तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए या फिर इंडिया के साथ शामिल हो जाइए। आप अपना आज़ाद स्टेटस जो है वो बरकरार नहीं रख सकते। या फिर कोई मुहिदा, आप लोग मुहिदा कर लीजिए किसी भी एक मुल्क के साथ जिसके साथ आप लोग करना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ रियासतें आज़ाद भी रह गई थी, लेकिन मोस्टली जो है वो क्या हुई थी, इंडिया के साथ शामिल हो गई थी। और उसकी मेन रीज़न क्या थी कि जो इंडिया का वायसराय जनरल था, सॉरी गवर्नर जनरल था, वो कौन था जी? लॉर्ड माउंटबेटन था। वो लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? जो इंडिया का वायसराय था उस वक्त का। तो आप लोग ये चाल देखिए उनकी कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने अंग्रेज को ही आने दिया कि आप जो है बड़ा ओहदा ले लीजिए, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी थी कि आप क्या करेंगे, सबसे से ज्यादा स्टेट्स को जो है हमारे पास ले आइए और हम आपको गवर्नर जनरल बना देते हैं। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे आजम से भी कहा था कि आप मुझे पाकिस्तान का वो गवर्नर जनरल बना दीजिए। अगर उस वक्त ऑफर दे देते तो शायद ये रियासतें ज्यादा हो जाती या फिर कंट्रोल अंग्रेजों का रह जाता। तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ये मैं आपको हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देना चाहता था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड का अंदाजा हो जाए। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान की है वो जस्टिस ताहिरा। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो वो जस्टिस ताहिरा सफदर है। इसको चेक करते हैं जी। जी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस सईदा ताहिरा सफदर है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ द बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस हैं जी। और पहली खातून चीफ जस्टिस हैं जी। और पहली खातून जज, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं जी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान? तो चीफ सेक्रेटरी होता है जी, सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग वाला जो सिविल सर्वेंट होता है वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर से शुरू होकर जो है चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। चीफ सेक्रेटरी वो होता है, एक तो आपको नजर आता है जी वजीर आला, जो कि काम आप लोगों को लगता है कि जिस तरह मरियम नवाज है, जिस तरह उस्मान बुज़दार थे या सुहेल अफरीदी साहब हैं, तो मेन तो आप लोगों को ये नजर आते हैं। लेकिन इनके नीचे जो बंदा पूरे सूबे को संभाल रहा होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। मेनली वो सारे काम वही कर रहा होता है, ठीक है। ये सिर्फ निगरानी करते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जो प्लान्स या मंसूबों को इनिशिएट करता है, नज़र रखता है हर चीज़ को, इनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, इनके तरक्याती मंसूबों को चलाता है, नज़र रखता है, निगरानी करता है, वो सारे काम जो है सूबे के तमाम तर मामलात को जो देखता है वो चीफ सेक्रेटरी देखता है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑफ पंजाब इन पंजाब? पंजाब के अंदर जो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट था वो क्या था? ये अच्छा वैसे क्वेश्चन अभी तक मैंने आज तक नहीं देखा जी। सप्रेशन ऑफ लोकल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस, लोकल क्राफ्ट्स और ट्रेडिशंस को दबाना था जी उनका मकसद।
विच मुगल इंपीरियर, कौन से मुगल बादशाह ने बिल्ट द बादशाही मस्जिद की तामीर की? तो औरंगजेब ने बनाई थी जी बादशाही मस्जिद 1673 के अंदर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो कौन से हैं जी? सिकंदर मिर्जा है जी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान है, और अयूब खान जो है वो दूसरे सदर थे। पहले सिकंदर मिर्जा थे, दूसरे अयूब खान थे जी। विच सिटी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पंजाब जीडीपी? पंजाब की जीडीपी की जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सी है? लाहौर है जी। इन विच ईयर वाज रावल डैम कंस्ट्रक्टेड? रावल डैम कब बनाया गया जी? नियर इस्लामाबाद के करीब। तो 1962 में रावल डैम बनाया गया था जी। अच्छा, अब ये आईओ के जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है जी, ये मैं पढ़ने लगा हूँ। आप लोग यहाँ से आगे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये अब जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस कितने हैं जी यहाँ पे। हाँ जी, ये 10 से 12 क्वेश्चन हैं जी। तो आप अगर वीडियो को थोड़ा आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। A person dash standing as an advocate of a high court is eligible to be appointed as judge of the Supreme Court. एक पर्सन को जो है स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट, जो कि एक एडवोकेट के तौर पर, हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर हो, कितने साल बाद एलिजिबल होता है जज बनने के लिए? तो 15 साल बाद एलिजिबल हो जाता है जी जज बनने के लिए। व्हाट शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंक्लूड इन द डेली इन्वेस्टिगेशन डायरी? एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डेली डायरी के अंदर क्या इंक्लूड करना चाहिए? समरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस की तमाम इन्वेस्टिगेशंस की समरी, की एक्शंस जो आज के दिन में हुए, एंड प्रोग्रेसेस मेड इन्फॉर्मेशन, और जो जो प्रोग्रेस हुई तो उसको सबको डायरी के अंदर नोट करना चाहिए। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन? एक पर्सन के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? हु लॉजेस फ्रॉवुलस और फॉल्स विसल ब्लोअर इन्फॉर्मेशन? अगर कोई शख्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ये आईओ के जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा गलत खबर देता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए क्या है जी? 2 साल की कैद है और 2 लाख तक का जुर्माना है जी, किया जा सकता है उसको। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद सेफ गार्ड्स रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन? तो आर्टिकल 10 जो है वो क्या करता है जी? अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में क्या करता है? बात करता है। और मैंने आपको क्या कहा था कि 10 किस चीज के लिए है? राइट टू फेयर ट्रायल का हक है जी। अच्छा, व्हाट पावर्स आर ग्रांटेड बाय द पीरा अंडर द What powers are granted to Punjab Enforcement and Regulatory Authority under the Punjab Enforcement and Regulation Act? 2024 के रेगुलेशन पीरा एक्ट के तहत इनको क्या अथॉरिटी दी गई है? ये इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं जी, दुकानें बंद करवा सकते हैं। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी सेक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन इज सेक्शन 106 बात करता है जी। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इज एन एफआईआर लॉज? एक एफआईआर किस सेक्शन के तहत होती है? सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत। अच्छा जी, करंट अफेयर के क्वेश्चन है जी, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है जी, इन विच यूएस स्टेट डिड द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप टेक प्लेस ड्यूरिंग अ कैंपेन रैली इन जुलाई 2024 के अंदर? ये पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ था जी। ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था जब वो एक रैली से खिताब कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो आर्टिकल 7 है, द टर्म स्टेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? टर्म स्टेट जो है इनमें से क्या फॉलो, स्टेट के अंदर क्या क्या आता है? फेडरल गवर्नमेंट आती है, वफाकी हुकूमत आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, और लोकल अथॉरिटीज आती हैं जी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जी, व्हाट विच इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान? इंडस बेसन है जी मोस्ट फर्टाइल रीजन। यहाँ पे आप देख, इंडस बेसन के नजदीक नजदीक आपको जितने भी एरिया नजर आएगा फर्टाइल नजर आएगा जी। वेयर इज द्रावड़ फोर्ट लोकेटेड? चौलिस्तान डेजर्ट के अंदर है जी। खंजराब पास जो है सर्व एज अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना है जी। खंजराब पास पाकिस्तान के दरमियान है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है जी। विच विंड्स अफेक्ट पंजाब? कौन सी हवाएं जो है पंजाब को अफेक्ट करती हैं ड्यूरिंग विंटर? विंटर के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर के दौरान जो हमारे पास आती हैं वो वेस्टर्न आती हैं, और समर में हमारे पास मॉनसून्स आती हैं जी। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व्स कितनी है जी? ये जवाब है जी 31 पेयर्स हैं जी। अच्छा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर की स्टडी को क्या कहते हैं जी? एग्रोनॉमी कहते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? कौन सा सॉल्वेंट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है जी? वाटर इस्तेमाल होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन फिजिक्स? फिजिक्स के अंदर कौन सी जो है वो टर्म इस्तेमाल नहीं होती? स्टॉक वैल्यू इस्तेमाल नहीं होती जी। एक्सेलरेशन, इनर्शिया और मोशन, ये तीनों फिजिक्स की जो है टर्म्स हैं।
व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड फिजिक्स? दो डिस्टेंस के दरमियान कम से कम फासले को क्या कहते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कास्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कास्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज? ये सारी चीजें होती हैं जी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। सी लेवल्स जो है वो राइज हो जाता है, वेदर जो होता है वो एक्सट्रीम हो जाता है, हार्श हो जाता है, और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं जी। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर? क्योंकि शहर बढ़ते जा रहे हैं और दफातर बढ़ते जा रहे हैं, घर ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से फर्नीचर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो इस वजह से क्या किया जाता है? डिफॉरेस्टेशन, जंगलात काटे जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर लैंड भी हमें चाहिए क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज बहुत ज़्यादा बनती जा रही हैं, और ज़मीन जो है एग्रीकल्चर के लिए तो वो दस्तियाब ही नहीं है, तो इस वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन का जो प्राइमरी काजेज हैं वो अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर है जी। हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज? सर रॉनल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि जो मलेरिया है वो मच्छरों से जो है वो मुंतकिल होता है, मच्छरों की वजह से होता है। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन की क्या होते हैं? फैक्ट्रीज होते हैं जी। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट ब्लड सर्कुलेशन रेट इन ह्यूमन कैपिलरीज? ये 1 mm/सेकंड होते हैं जी। मलेरिया स्प्रेड थ्रू, मलेरिया जो है वो एनोफिलीज मच्छर की वजह से फैलता है, और डेंगू जो है वो एडिस एजिप्टाई के जरिए फैलता है। डैश इज अ की ग्लैंड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन पेंक्रियाज जो है हमारे पास क्या करता है जी? क्रूशल रोल प्ले करता है ये एंजाइम प्रोड्यूस करने में। डाइजेशन करता है किस तरह? एंजाइम पैदा करके, ताकि वो क्या करें? ब्रेक डाउन करें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर हमारा बहुत अच्छा है जी, और यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर को क्या किया गया है जी, कौन कैसे इजी है या मुश्किल है, देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इफ फंक्शन? इफ फंक्शन किस लिए होता है जी? कोई लॉजिकल टेस्ट अगर हमने परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो हमारे पास क्या होता है जी? लॉजिकल, सॉरी, इफ फंक्शन इस्तेमाल होता है जी। तो पहला सही है जी जवाब, टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न टू वैल्यू। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर, थीम्स जो होती हैं वो डिजाइन टैब के अंदर होती हैं। पावर पॉइंट भी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको खोलकर दिखा देता। फ्रॉम विच टैब कैन हेडर्स एंड फुटर्स बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड? तो इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं जी हेडर एंड फुटर। हमेशा मैंने आपको एक हिंट दिया है कि सवाल के अंदर बाज़ औक़ात जवाब का हिंट होता है, जैसा यहाँ पे अब देखिए हेडर एंड फुटर कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड, तो इंसर्टेड, इंसर्ट आप लोग लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। हेडर एंड फुटर हमेशा इंसर्ट टैब के थ्रू ही आप लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक? जब भी आप लोग एक्सेल खोलते हैं तो आपके सामने जो सेल्स डब्बे बने होते हैं, डब्बे बने हम सेल्स कहते हैं, नीचे शीट 1 लिखा होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्सेल के अंदर एक ही शीट होती है जी। हम दूसरी शीट भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी भी ऐड कर सकते हैं जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम पहले से ही 28 मिनट हो चुके हैं, वरना और टाइम बढ़ जाता। थ्रू विच टैब कैन कमेंट्स बी एडेड इन एमएस वर्ड? तो रिव्यू के जरिए हम क्या कर सकते हैं? कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है, मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती, लेकिन कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आसान है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी। अच्छा, व्हाट इज द सिंपलीफाइड रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर टू 400 मीटर्स? अच्छा, ये भी नहीं आ रहा मेरी समझ में, ये भी नहीं आ रहा। मैथ नहीं समझ आ रही जी, मैथ को भी छोड़ रहे हैं हम, और इंग्लिश पे आते हैं जी। शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। जब भी आपको कोई सवाल ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज किया कीजिए, क्यों? और जो ऑप्शंस हैं आप उनको एलिमिनेट करके जो सही जवाब हो, जो ऑप्शन बच जाए उसी में से ही आप लोग फिर तुक्का लगाइए, या सही जवाब जो आपको लगता है। अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए तो फिर आप जो एक बच जाए तो उसी को आप जवाब लगा दीजिए करेंगे। कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस होता है जी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम? स्कैथिंग होता है जी इंतहाई तनकीद, स्कॉर्नफुल इसका सिनोनिम होता है जी। हार्श, बिटर इसका मतलब होता है जी। इन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। अच्छा, इनमें से कौन सा जो है बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या है जी? बैंडी वर्ड्स का, बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना। क्या कहते हैं कि जी डिबेट हो जाना या आर्ग्यूमेंट्स एक्सचेंज कर लेना, तो लड़ना झगड़ना जी। टू आर्ग्यू और एक्सचेंज वर्ड्स हीटेडली,
व्हाट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बाइक सीट अदर देन राइडर्स, इसे हम पिलियन कहते हैं जी। जेनीथ का मतलब होता है रूज और एंटोनियम होगा जी बॉटम। रॉब का मतलब लूटना होता है और गिव का मतलब देना होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अच्छा जी, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अंडर द शेडो नहीं होता, इन द शेडो होता है जी। तो अब तो हमारे पास 3 बज गए, अंडर वाला हमारे पास क्रॉस हो गया, तो अब हम देखते हैं कि लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। अच्छा, ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम नहीं हो सकता, ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम भी नहीं हो सकता, तो लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, ये सही है जी, बी ऑप्शन। अच्छा, वल्गर का मतलब होता है बेहुदा, और मीनिंग होगा जी इसका हमारे पास इनडिसेंट होगा जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम ऑफ। अच्छा, उसने सारोटोरल का जो है हमें एंटोनियम पूछा हमसे, मुझे इसका सिनोनिम नहीं आता। और इसका जवाब है जी डी, होम्स पर इसका जवाब दिया गया जी। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या दिया हुआ है उन्होंने जी, सिनोनिम पूछा हुआ है उन्होंने। ग्राउंड ब्रेकिंग होता है जी इनकलाबी, और इनोवेटिव भी इनकलाबी को कहते हैं, इनोवेटिव रेवोल्यूशनरी। अच्छा जी, कनकॉर्ड का मतलब होता है जी हमारे पास, उसने पूछा क्या है, एंटोनियम पूछा हुआ है, और एंटोनियम है जी डिस्कॉर्ड। एंड कनकॉर्ड का मतलब होता है जी, मुझे नहीं आता, आगे बढ़ते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। डैश इज, शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड पॉजिटिव इन मैनी इवेंट्स, इन एवरी इवेंट। अच्छा, यू आर डैश क्लेवरर देन हर, मोर क्लेवर देन हर, या क्लेवरर देन हर। अच्छा जी, कनकॉर्ड का मतलब होता है जी हम मांगी इत्तेफाक। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं हम, हमारा सवाल था जी। अच्छा, क्लेवर, यू आर क्लेवरर देन हर होगा। ई आर का इस्तेमाल, ये कंपेरेटिव डिग्री है, हम कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं कि यू आर क्लेवरर देन हर, तो मुझसे ज्यादा क्लेवर हो। ठीक है जी, तो दूसरी डिग्री जब भी हम लगाते हैं कंपेरेटिव, तो उसके लिए ई आर लगाते हैं या मोर लगाते हैं। अब क्लेवरर के साथ मोर नहीं लगा सकते, तो इसलिए क्लेवरर लिखा हुआ है। और सिलेक्ट द करेक्ट, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है जी एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ज्यादा खुश होना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वजह से जो है वो पेपर की जो पिक्चर है वो नहीं आ सकी, और इस वजह से जो अगले क्वेश्चन है वो हमारे पास वाजे नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया यहाँ हमारे पास। 1 मिनट, ये तो हमारे पास हो चुका है ना। अच्छा जी, यहीं पे ख़त्म हो गया है हमारे पास ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद। ठीक है जी, ही ट्राइज टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरी उसमें। तो ये हमारे पास पेपर नंबर है कौन सा, आईआईओ वाला पेपर हमारे पास खत्म हो चुका है। जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इनके पास क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हमेशा नहीं होते हैं, इनके पास क्वेश्चंस कम होते हैं। ये 10 से 15 क्वेश्चंस अपनी तरफ से ही देते हैं बुक्स वाले। और यहाँ तक हमारे जो है 170 पेपर तक 8 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हम 171 करेंगे पेपर नंबर, और ये हमारा 9वां पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पेपर पसंद आएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ, कुछ चीज़ें इंसान को नहीं भी पता होती क्योंकि हम लोग जो है कंप्यूटर नहीं है, और कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें पता हैं वो बता दें, और उनका लॉजिक भी पीछे बता दें, और लॉजिकल चीज़ें बताएं, इलॉजिकल चीज़ें ना बताएं आपको। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि लेक्चर प्रोडक्टिव हो, और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए, और आप लोगों के लिए मालूमात में इजाफा हो। सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ना काफ़ी नहीं होता। जब आप खुद देख लीजिए कि एक पेपर हम 30 से 35 मिनट में कर रहे हैं, तो चलें बेशक हमने 10 मिनट अपनी बातें की, 25 मिनट कभी अगर आप लोग एक पेपर को ये समझ लीजिए कि कोई बंदा आपको 25 मिनट में एक पेपर पढ़ा रहा है, तो फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक एमसीक्यू उसको पढ़ना और उसको मुख्तलिफ एंगल से बना कर देना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी तो अपनी कोशिश यही होती है कि मैं आपको 20 मिनट तक, उससे ज़्यादा का जो है वो वीडियो ना बने, लेकिन मजबूरी होती है कि एक पेपर अब देखिए 20 मिनट में कवर नहीं हुआ, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी माजरत है आप लोगों से। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में जो है वो पेपर क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। थैंक यू जी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू जी।